Jai Hind students, I am your physics teacher Abdul Qadir. Welcome to your online channel, YouTube channel, AK Physics Guru. I hope you all are well at your home. So, आज स्टार्ट करते हैं भाई नेक्स्ट चैप्टर. आज मैं पहले चैप्टर कराऊंगा 6th वर्क एनर्जी एंड पावर. ये चैप्टर पहले उठाने का मेरा मकसद ये है कि ये कुछ आपने पहले किया हुआ है, थोड़ा सा इजी होगा औरों के कंपैरिजन में, इसलिए मैं इसको पहले उठा रहा हूँ ताकि ये जल्दी से बाइंड अप हो जाए और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर सकें. चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्क एनर्जी एंड पावर. तो सबसे पहले इसमें आता है भाई वर्क डन. व्हाट इज वर्क? वर्क होता क्या है? ठीक है, वर्क का मतलब है वेन एवर ए फोर्स इज एक्ट ऑन ए बॉडी, whenever a force is act on a body, then the body is displaced. कि कभी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस्ड हो जाए, अपनी जगह चेंज कर जाए. ठीक है, डिस्प्लेस थ्रू सम डिस्टेंस, डिस्प्लेस थ्रू सम डिस्टेंस, then work is said to be done through some distance in the direction of force, in the direction of फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन. तो उस केस में हम वर्क को कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने वर्क डन किया है. कब करेगा? कि वेन एवर ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट या एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, टेबल थोड़ी दूर हो गई है. ठीक है, ट्रेन का इंजन है, ट्रेन को खींच रहा है. राइट, हम किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं. ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं. ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को धका रहे हैं, गाड़ी चल रही है. इन सच वे, इन ऑल द एग्जाम्पल्स द वर्क इज हैव टू बी डन. ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई वर्क डन कांस्टेंट फोर्स जो है कितना वर्क डन करती है. तो नेक्स्ट आर्टिकल आता है भाई हमारे पास, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. वर्क डन by a constant force. पहला केस लेके चलते हैं. इसमें दो केस बनते हैं. कांस्टेंट फोर्स जो है वो या तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगे या ना लगे. हम पहला केस लेके चलते हैं, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम डायरेक्शन, और वी कैन से बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. कि बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है. उसके लिए हमने कंसीडर कर लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ये फोर्स हमने अप्लाई कर दी F, और ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया इस जगह पे. द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज, ये इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इसने S का. द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो दिस. यही है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन भी यही थी हमारे पास. राइट, इन दिस सिचुएशन हम कहेंगे कि वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and displacement. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके प्रोडक्ट को हम क्या नाम दे देंगे? वर्क डन का नाम दे देते हैं. ठीक है, सो दिस इज द वर्क डन. फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू W. ये बन जाएगा व्हेन फोर्स and displacement have the same direction or the body move in the direction of displacement. ठीक है, उसके बाद आता है भाई इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमने कह दिया कि as the force and displacement are inclined to each other, force and displacement are inclined. इट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कोई एक्यूट एंगल बना रहे हैं. तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड. तो उस केस में हमने कहते देखो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया भाई,
और ये हमने लगाई फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। ये द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस एस, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस, बोथ मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर। ठीक है, इन दिस सिचुएशन वी हैव a component, rectangular component of the force, as we know that force is a vector quantity भाई, और किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, और उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का नाम दे देते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो होते हैं जो एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ दे, और जो टूटे हुए पार्ट वो आपस में परपेंडिकुलर हो। अब जब इस फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए जाएंगे तो एक कंपोनेंट जाएगा इधर और एक कंपोनेंट जाएगा इधर। हमने इस फोर्स को दो पार्ट में तोड़ दिया है, एक ये और एक ये, and these two components are perpendicular to each other. That's why these two components is known as the rectangular component. Now जो भी कंपोनेंट एंगल बनाता है, जिस भी कंपोनेंट के साथ एंगल बनता है वो हमेशा कोस कंपोनेंट होता है, इसलिए इसको नाम दे देंगे एफ कॉस थीटा, और ये हमारे पास बनेगा एफ साइन थीटा। दीज आर द वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस में ये चीजें हमारे पास आएंगी, जहां पे हम कहेंगे कि a vector can be resolved into two rectangular components, into two components which are perpendicular to each other. These components is known as the rectangular component. अगर ये कंपोनेंट एक दूसरे के साथ 90 का एंगल नहीं बनाते तो उस केस में ये फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं कहलाएंगे, सिर्फ कंपोनेंट कहलाएंगे। नाउ अब यहां से हमें वर्क डन की वैल्यू हमने निकालनी है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क किसके बराबर होगा? नाउ हियर वर्क इज द डिस्प्लेसमेंट multiply by the component of force, component of force in the direction of displacement, in the direction of displacement। अब यहां पे देखो फोर्स के दो कंपोनेंट मिल रहे हैं, एफ साइन और एफ कोस। दोनों में से बताओ कौन सा जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में चल रहा है? वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में तो ये कंपोनेंट चल रहा है बस, एफ कोस थीटा। ठीक है, इसलिए क्या कह देंगे? वर्क W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस, ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना भाई? नाउ द वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर आया? वेरी गुड, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस cos theta. Now according to the vector analysis हम cos को डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब देखिए वेक्टर्स है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया जाता है तो दो टाइप के प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, या तो स्केलर प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा। अगर प्रोडक्ट करते वक्त कोस हमारे पास आ जाता है तो वो बनता है स्केलर प्रोडक्ट और नोन एज डॉट प्रोडक्ट, और अगर यहां साइन आ जाता है तो उस केस में ये प्रोडक्ट कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट के केस में हमें दो ही चीजें मिलेंगी, या तो साइन मिलेगा या कोस मिलेगा, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे नहीं होगा। राइट, तो हमने कह दिया वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये हमें मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हमारे पास बन जाएगा, दैट वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, हियर यहां से वर्क डन की एक नई डेफिनेशन आप दे सकते हो कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम जो कांस्टेंट फोर्स का आया था इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, ये वाला फॉर्मूला ये भी ला सकते हैं, क्योंकि अगर देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हुआ तो एंगल कितना बना भाई? दोनों पैरेलल हो गए, और पैरेलल लाइंस एंगल बनाती नहीं है, तो एंगल कितना हुआ? 0। वेरी गुड, अगर एंगल 0 होगा तो कोस 0 यहां पे हो जाएगा, और कोस 0 कितना होता है? 1, और कोस 0 1 होता है, तो सिंपली क्या आएगा? एफ इंटू एस, नॉट डॉट,
इनटू एस, क्योंकि ये डॉट तो तब आया जब हमने कोस को कन्वर्ट किया। हम तो कोस की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट करने के बाद कोस खत्म हो जाएगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हुई तो। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? तो ये था भाई हमारे पास वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन की बात की जाए तो वर्क डन जो है वो मेनली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के हमारे पास बनते हैं। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क के 3 टाइप हम लेके चलते हैं भाई। पहला हमने ले लिया पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, ठीक है। पॉजिटिव वर्क जिसे कहते हैं कि इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज द कंपोनेंट in the direction of displacement, then work is said to be positive work done। ठीक है, क्या कहा? if a force acting on a body has a component in the direction of displacement, then work is said to be positive work। ठीक है, इट मीन्स देखो इस तरीके से हो जाएगा फिर कि मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये एस हो गया, ये मैंने कोई फोर्स लगा दी एफ, ये एंगल बन गया थीटा, या बन गया ना। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट हमें जरूर मिलेगा जो यहां एक्ट करेगा इसके। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बचपन में कभी खिलौनों पे धागे बांध के खींचा होगा उसे, है ना। रस्सी हमारे हाथ में होती थी जब बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते थे, उस वक्त की बात है ये, कि धागे से हम खींच रहे हैं रस्सी को, लेकिन कार फिर भी क्या है, ग्राउंडेड है, ग्राउंड पे चल रही है। वो धागे के साथ हमारे हाथों के सहारे उठ के तो नहीं आ रही ना ऊपर, वो अभी भी ग्राउंड के सहारे चल रही है, और रस्सी हम इस तरीके से लगा रहे हैं। ये जो वो फोर्स है जो रस्सी के थ्रू हमने लगाया, और ये गाड़ी के चलने की डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब देखो ये फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर ऐसा कोई हुआ तो उस केस में पॉजिटिव वर्क डन बनेगा। या फिर 9th क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि द फोर्स हैव द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स मेक एन एक्यूट एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर ऐसा है तो भी क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क डन। कोई इसका एक एग्जांपल दो पॉजिटिव वर्क डन का। तो पॉजिटिव वर्क डन सारे पॉजिटिव वर्क डन ही होते हैं। हम किसी गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में धक्का लगाए उसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगी, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि फ्री फॉल के दौरान जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव वर्क डन करती है। ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क डन करती है, ध्यान रखें मैं कह रहा हूं ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क डन। दूसरा आता है भाई नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क में क्या कहते हैं कि इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी has a component in the opposite direction of displacement, then work is said to be negative work done। अब ये कैसे होगा, ये इस तरीके से भाई, मान लेते हैं ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और ये है फोर्स। अब इस फोर्स को अगर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो उस केस में एक कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में। ये कंपोनेंट हो गया एफ कोस थीटा इफ दिस एंगल इज थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास एफ साइन थीटा। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, अब क्या होगा,
अगर इस कंपोनेंट को देखा जाए तो ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 180 एंड कोस 180 इज -1, इसलिए हमने नेगेटिव वर्क डन कहा है इसे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया भाई नेगेटिव वर्क। कोई एग्जाम्पल अगर इसका दें तो हम ग्रेविटी के लिए कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मैंने अगर ऊपर की तरफ फेंका तो मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो वर्क डन कौन सा हुआ, पॉजिटिव। बट ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए वर्क डन कैसा हुआ, नेगेटिव वर्क हो गया। Work done by the gravity during the situation is negative and work done by the person who throw the object in upward direction is positive work done। दोनों वर्क डन एक साथ हो रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। उसके बाद आता है भाई तीसरा, थर्ड आता है हमारे पास जीरो वर्क। जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन मतलब इधर फोर्स इज जीरो और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, और तीसरा क्या बचा, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि एज वी नो दैट कोस 90 इज जीरो। ठीक है, तो तीन सिचुएशन यहां पे बनती है भाई, इधर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, या डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, या फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अगर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा। जैसे कि अगर सपोज कर लो अर्थ को ही ले लेते हैं, अर्थ मूविंग अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट, ये सन है बीच में, ये मान लिया ये होगी अर्थ। ठीक है, जब अर्थ रिवॉल्व करेगी अराउंड द सन तो इसका वर्क डन जो है वो जीरो के बराबर आएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब अर्थ चलेगी, मान लो ये डायरेक्शन है अर्थ की, जब इस डायरेक्शन में चल रही है तो यहां इस पॉइंट के ऊपर हमें वर्क डन निकालना है यहां पर, तो यहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, और टेंजेंट और रेडियस हमेशा कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो ये तो यहां पे है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगी, ग्रेविटी काम करेगी टुवर्ड्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बन गई थी, ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना बड़ा 90, अगर एंगल 90 हुआ तो वर्क डन कौन सा होगा, जीरो वर्क डन। ठीक है, एक कुली है, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म से किसी सामान को अपने सर पे रख के प्लेटफॉर्म से बाहर तक लेके जाता है। अब जो सामान था, जो लोड उसके पास, वो सर के ऊपर रखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ द लोड इज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, अर्थ की तरफ मिलेगा, उसका वेट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेस कैसा हो रहा है, हॉरिजेंटली, अर्थ के पैरेलल चल रहा है वो। ठीक है, ये तो होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ये होगी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना बना 90 डिग्री, इसलिए वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया। राइट, तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्क डन। उसके बाद आता है भाई हमारे पास नेक्स्ट द यूनिट एंड डायमेंशंस फॉर्मूला। सिर्फ डायमेंशंस फॉर्मूला मैं अभी करवा रहा हूं, यूनिट नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा। डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, 9th क्लास में पढ़ा था ना, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मास का कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यानी कि लेंथ और पर सेकंड स्क्वायर यानी कि t-2, और ये एस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, और डिस्प्लेसमेंट के लिए एल। मर्ज कर दो इसे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर t-2। दिस इज द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ द वर्क। नाउ this is enough for in this video. We will discuss the unit of work done and rectangular component of work done in the next video, and energy. Till then, stay at home, safe at home. Thank you very much. अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि नई वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।